हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 5 कल हमने देखा था कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या है, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट देखे थे, एचजीएम देखे थे, उनके कुछ डेफिनेशन देखे थे हम लोगों ने। आज हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 3 है। क्या कह रहा है कि कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ, सॉरी ये नहीं है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, हम लोग देखने वाले हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं हम लोग आज कि इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। क्या है कि ए बी सी वो फिगर दिया हुआ है। क्या कि मान लो ये हमारा क्या है, पॉइंट लाइन, पॉइंट ए लाइन है ये है बी, ये हमारा ए बी सी आर कि ए बी सी जो है हमारा कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ए बी ये सी होगा। ए बी सी हमारे 3 पॉइंट्स हैं लाइन पे, और जो बी लाइन है वो ए और सी के बीच में है, ये दिया गया है। तो हमको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। क्या, टू प्रूव ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। अब जैसे इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम दो लाइन इसको अज्यूम करें, एक ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी और ए सी, दो अलग अलग लाइन है। तो यहाँ से देखेंगे यार कि ये जो ए बी प्लस ए बी सी है ये कॉन्साइड कर रहे हैं किस पे, ए सी पे। हालांकि वो सेम वो लाइन ही है, लेकिन अगर हम ऐसे अज्यूम करें कि जो ए बी प्लस बी सी है वो यहाँ पे लाई कर इस पे कर रही है कि कॉन्साइड कर रही है, तो हमारा जो बाई एक्सडीएम 4 जो होगा, M4 जो हमारा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी को अगर हम एक तरीके से देखें तो ये लाइज ऑन ए सी। और एक्सडीएम 4 क्या कहता था कि अगर दो चीज़ें कॉन्साइड कर रही हैं तो वो हमेशा इक्वल होती थी। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी हो जाएगा हमारा ए सी के बराबर। ये हमने यूक्लिड एल्गोरिथम से प्रूफ कर दिया, यूक्लिड एचजीएम से। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या, दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। इन द स्टेटमेंट प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। क्या, वो क्या करना है कि प्रूफ करना है कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो किसी भी लाइन सेगमेंट पे बनाया जा सकता है, किसी भी लाइन सेगमेंट का बनाया जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। क्या कर रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो किसी भी लाइन सेगमेंट पे, दिए हुए लाइन सेगमेंट पे बनाया जा सकता है। अब मान लो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है क्या, ए बी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसके तीनों साइड्स बराबर हों, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हों। तो अगर हम यहाँ से, हमने एक्सडीएम 4 क्या पढ़ा था बाई, एक्सडीएम 4 नहीं सॉरी, हमने देखा था क्या, एक्सडीएम से नहीं, हमने पोस्टुलेट 3 से क्या देखा था। पोस्टुलेट 3 में ये था कि हम कोई भी सर्कल किसी भी रेडियस का किसी भी सेंटर से बना सकते हैं। तो अगर हम इसको ए को सेंटर मानते हुए और ए बी को रेडियस मानते हुए सर्कल बनाएंगे तो ये ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक, और ऐसे ही अब बी को सेंटर मान के ए बी ए लेंथ का जब रेडियस बनाएंगे तो ये भी आएगा, ये ऐसे यहाँ पे कट करेगा कहीं पे। और अगर इन पॉइंट को मान लो कि सी पे दोनों कट कर रहे हैं, दो सर्कल जैसे बनाएंगे, एक ए बी रेडियस का ए को सेंटर मान के, एक फिर बी ए रेडियस का बी को सेंटर मान के। तो मान लो कि इसको हम ज्वाइन कर दें दोनों लाइनों को, तो ये जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि अब यहाँ पे हमने ए बी का रेडियस लिया था, तो जो हमारे यहाँ से ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी। क्यों, क्योंकि उसी रेडियस का है और सेम रेडियस का हमने लिया ना, ए बी रेडियस का ही तो लिया है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए सी, हमारा ए बी के बराबर होगा। उसी तरह हमने बी ए भी
लिया था क्या, बी सी भी ये डिस्टेंस के लिए थी, तो ये बी सी भी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों से देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू क्या, ए सी, ये हमारा, तो तीनों साइड इक्वल हो, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमने इसमें क्या यूज किया कि हमने जो पोस्टुलेट पढ़ा था कि हम एक सर्कल बना सकते हैं किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का, तो हमने सेंटर ए मान लिया एक बार, ए बी रेडियस, फिर बी सेंटर मान के बी रेडियस का हमने सर्कल बना दिया, जहाँ पे मीट करेगा उसको सी मान लिया, और इस तरह हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको प्रूव कर दिया। अब हम लोग थ्योरम देखते हैं कि थ्योरम हमारा क्या है। थ्योरम 5.1 क्या कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन क्या, कॉमन। किसी भी दो लाइनों पे हमारे एक पॉइंट से ज़्यादा कॉमन नहीं होगा। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। किन्हीं भी दो लाइनों में केवल एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि दो लाइन जो होती है वो किसी एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट, दो स्ट्रेट लाइन केवल एक और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। कॉमन का मतलब यही है यहाँ पे कि वो जो जब इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट पे कॉमन पॉइंट बोला है। तो इसका मतलब कि जो दो लाइन होगी हमारी, दो स्ट्रेट लाइन, वो कभी भी एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो प्रूफ कैसे करेंगे, मान लो कि लेट अस अज्यूम इट इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। ठीक, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, तो मान लो कि P पे इंटरसेक्ट कर रहा है और Q पे कर रहा है। तो जब P पे कर रहा है तो एक लाइन ये यहाँ से पास कर रहा है। P पे करने का मतलब क्या है कि एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, और Q से करने का मतलब क्या है कि यहाँ से भी एक लाइन पास हो रही है। तो ये हमने क्या माना कि मान लो कि जो दो लाइन हमें क्या प्रूफ करना है कि वो एक और एक पॉइंट पे कॉमन होगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो हमने मान लिया कि वो दो पॉइंट पे, जो दो गिवन लाइन है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारी जो दो लाइन होगी वो कहाँ से पास, एक P से पास करेगी और एक Q से पास करेगी। तो हमारा P से भी पास कर रही है और एक Q से पास करेगी। लेकिन हमने एक्जियम 5.1 जब पढ़ा था तो उसमें क्या बोले थे हम लोग कि जो हमारा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं उससे केवल और केवल एक लाइन पास कर सकती है। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक और एक लाइन पास कर सकती है, एक लाइन से ज़्यादा पास नहीं हो सकती। लेकिन वो कहते हैं एक जब दो बार इंटरसेक्ट करेगी तो एक बार P से पास कर रही है, Q से भी एक लाइन पास कर रही है। तो हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या आ गया कि कंट्राडिक्शन फॉर एक्जियम जो हमने 5.1 पढ़ा था, क्या कि दो पॉइंट से केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। तो ये हमारा हो गया थ्योरम, प्रूव हो गया कि कंट्राडिक्शन आ गया कि यहाँ पे दो पॉइंट्स पास, का मतलब कि हमने जो एज्यूम किया है कि दो पॉइंट से पास करी वो गलत है, ये केवल और केवल एक पॉइंट से पास करेगी। तो ये हमारा हो गया थ्योरम प्रूफ। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है आपको। अब हम लोग देखते हैं अपना एक्सरसाइज 5.1। इसमें पहला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन। सबसे पहला क्या है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक लाइन से केवल एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास करेगी। हमारा अगर कोई पॉइंट है तो क्या इससे एक ही लाइन पास करेगी, इससे इनफिनाइट लाइन पास कर सकती है। मैंने लीनियर इक्वेशन वाले उस पे चैप्टर पे भी बताया था कि एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन्स पास कर सकती हैं, लेकिन दो पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन पर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लाइन से इनफिनाइट लाइन्स पास हो, एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन पास हो सकती हैं। दूसरा क्या, देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच इज पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब क्या कह रहा है कि क्या दो पॉइंट से इनफिनाइट लाइन्स पास कर सकती हैं, दो पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन पास कर सकती है। तो ये हमारा ये भी फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि हमने एग्जाम में पढ़ा है ना कि दो पॉइंट से केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है।
तीसरा क्या है हमारा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। टर्मिनेटेड लाइन क्या बताया था कि मैंने, लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग दोनों साइड प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। क्यों, हम बढ़ा सकते हैं, हमने उसमें पढ़ा था इसमें पोस्टुलेट में, यूक्लिड के सेकंड पोस्टुलेट में। तो उसके बाद कह रहा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। चौथा, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो दोनों की रेडियाई इक्वल होगी। दो सर्कल इक्वल का मतलब ऐसे सर्कल होता है, तो सर्कल का इक्वल होने का मतलब कि ये इसको कॉन्साइड कर जाएगी। अगर इस पे एक सर्कल को इस पे रख देंगे तो ये जो हमारा होगा, ये सेंटर इसका और ये कॉन्साइड कर जाएगी, तो इसकी जो रेडियस होगी वो इसकी रेडियस से बराबर होगी। क्यों, क्योंकि जब इसको कॉन्साइड करेगा, इक्वल होने का मतलब कि उस पे रख देंगे तो सेम कॉन्साइड उसको कर जाएगा, वो नीचे वाला सर्कल नहीं दिखेगा, कि जो रेडियस इसकी होगी वही रेडियस इसकी होगी, तभी नहीं दिख रहा है। वरना अगर रेडियस बड़ी होती तो ये सर्कल इसका बड़ा होता या छोटा होता, तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। फिर फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ है हमारा कि इन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई होना चाहिए। हमने एक्सियम पहला क्या पढ़ा था कि सेम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर एक कोई दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो जो हमारा पहला होता है वो तीसरे के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या दिया गया, ए बी इक्वल टू पी क्यू है एंड पी क्यू इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा सेकंड फर्स्ट एक्सियम से ए बी इक्वल टू यहाँ से क्या, एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे, हाउ माइट यू डिफाइन देम। कि इसमें क्या कह रहा है कि जो टर्म्स दिए गए हैं उनको डिफाइन करना है हमको, उसमें कोई ऐसे टर्म्स हमको हैं कि जिनको फिर से हमको रीडिफाइन करने की ज़रूरत हो। कहने का मतलब क्या है कि टर्म्स दी गई हैं कुछ जिनको हमको डिफाइन करना है, तो उसको डिफाइन करते हुए क्या हमको कोई ऐसी टर्म्स मिल रही हैं जिनको फिर से हमको डिफाइन करने की ज़रूरत है, और अगर वो मिल रही हैं तो उनको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्या है कि पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक दो ऐसी लाइन, दो लाइंस को हम कहेंगे कि पैरेलल होती हैं अगर उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो मतलब बराबर होगी, उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा बराबर होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो अगर बराबर है हर जगह, तो उसको हम बोलते हैं कि पैरेलल लाइन से। पैरेलल मतलब जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे के, उसके दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसे जो हम लोग बनाते हैं। तो ये डिस्टेंस जो होती है हमेशा क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी दो लाइन जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या कि परपेंडिकुलर लाइंस है। अगर ये दो लाइन तो इनको बोलेंगे परपेंडिकुलर ही, ऐसे है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जिसको हम लोग दोनों तरफ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो उसके बाद चौथा क्या है हमारा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल, और आसान है, सब सारी चीज़ें आप जानते हैं कि क्या होता है, बस उसको लिख देना है, ये सब आता भी नहीं है। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा कि सेंटर जो होता है हमारे सर्कल में, और कोई पॉइंट हमारा सर्कल पे है, तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या होती, रेडियस होती। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन की, डिस्टेंस बिटवीन, क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या, सेंटर से और किसी भी पॉइंट उस पे सर्कल पे जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। फिफ्थ क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स जो इक्वल हों और चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर।
अब इन सबको डिफाइन करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि हमें ऐसे कई पॉइंट्स मिले हैं, जैसे हमने डिफाइन किया था तो परपेंडिकुलर लाइंस हमको उसमें मिला था कि एंगल्स क्या होते हैं पहले डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट डिफाइन पहले पॉइंट क्या होता है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर रेडियस ऑफ द सर्कल में सेंटर को डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंट को ऑन द सर्कल को सरकमफ्रेंस को डिफाइन करना पड़ेगा, स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल को, तो कई सारी ऐसे टर्म्स हैं जो को हमको फर्दर डिफाइन करने की ज़रूरत है। और इन सब कुछ कैसे डिफाइन करना है ये भी आप जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जैसे जिसमें ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स होते हैं, तो ये इसी तरह हम लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कंसीडर द पोस्टुलेट गिवन बिलो, हमको 2 दिए पोस्टुलेट दिए गए हैं। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज बिटवीन A एंड B। क्या है कि किसी भी डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर 2 है हमारा A B, तो इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कि C के बीच में होगा, C A B के बीच में होगा। फिर सेकंड क्या कह रहा है कि पहला हमारा ये था, अब सेकंड कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट कम से कम 3 होंगे जो एक लाइन में नहीं होंगे। अगर ये A है, ये हमारा B है, तो ये यहाँ पे होगा C। तो क्या कह रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं? और आज दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड। तो पहली बात तो ये यूक्लिड के किसी भी पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते कि ये, हालांकि ये एक्सियम्स को फॉलो करते हैं कि 2 पॉइंट से केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। तो ये हमारा हो जाएगा कि ये यूक्लिड के। और क्या कंसिस्टेंट, मैंने कंसिस्टेंट शायद नहीं बताया था कि किसी भी एक्सियम्स को हम लोग ये बोलते हैं कि कंसिस्टेंट है वो, या पोस्टुलेट्स को बोलते हैं पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है अगर उससे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमको ना मिले। अगर उससे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कोई ना मिले तो हम उसको बोलते हैं कि ये सिस्टम ऑफ एक्सियम्स क्या कंसिस्टेंट है। ठीक, तो ये हमारा ये दोनों 2 अलग अलग सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है कि एक जिसपे 3 पॉइंट जो एक लाइन पे हो सकते हैं और जिसमें कम से कम 3 पॉइंट होंगे जो एक लाइन पे नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या है कि जो दोनों अलग अलग केसेस हैं, तो इसलिए हमारा ये कंसिस्टेंट है पोस्टुलेट। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B और सच दैट AC इज इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्या है कि A एंड B बिटवीन, हम ऐसे एक लाइन मान लो कि एक पॉइंट है C, ये हमारा AB एक लाइन है, ठीक, AB, और ये एक पॉइंट है C जो कि लाई कर रहा है कहाँ पे, AB और AB के बीच में। और ऐसे करके जो ये डिस्टेंस AC इज इक्वल टू हमारा BC गिवन है, क्या AC इक्वल्स टू BC इक्वल टू BC गिवन है। तो हमको प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या AB इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूफ करना है। अब अभी मैंने जब क्वेश्चन बताया था एक एग्जांपल, तो उसमें कहा था कि अगर ये इन दोनों लाइन हमें क्या है देख, अगर AB और AC प्लस BC को अलग अलग देखा जाए तो जो AC प्लस BC है वो AB पे कॉन्साइड कर रही है। अगर ये 2 अलग अलग लाइन होती तो ये इस पे कॉन्साइड कर रही है। अब कॉन्साइड करती है लाइन तो इसका मतलब वो 2 लाइन इक्वल होती है, हमने एक्जियम में पढ़ा था। तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा AC प्लस CB, AC प्लस BC लिख देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा AB। क्यों, क्योंकि दोनों कॉन्साइड सिंस बोथ लाइन्स कॉन्साइड कर रही है। इस पे अगर पॉइंट है तो उन दोनों को सम कर देंगे तो सेम लाइन आ जाती है। सेम लाइन सेम पे तो कॉन्साइड करेगी ही, तो इसीलिए हमारा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि दिया गया है AC इक्वल टू BC है तो हम BC को भी AC लिख सकते हैं। AC प्लस AC क्या हो जाएगा हमारा AB, और 2 AC है तो इसको 2 AC लिख सकते हैं। AC प्लस AC 2 AC AB। अब यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ AB। यह हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरह हमने एक्जियम्स का यूज करते हुए उसको प्रूफ कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्या है कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली 1 मिड पॉइंट।
यहाँ पे जैसे दिया गया है कि ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब इस ये जो पॉइंट सी है ये इस ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, मिड पॉइंट। सी यहाँ पे मिड पॉइंट है, क्यों, क्योंकि वो दो लाइंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक पॉइंट होता है, मिड पॉइंट एक ही होता है। तो मान लो कि ये हमारी सेम लाइन लेते हैं, ए सी है, ए बी है, इसका सी कोई मान लो कि मिड पॉइंट है। अब हमको प्रूव करना है कि केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि इसका कोई और ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि इस पूरे लाइन ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करे। हम मान लेते हैं कि हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका दो मिड पॉइंट है, और कुछ ऐसी बातें दिखा देंगे कि जिससे हमको या एक्जियम या जो एक्जियम है यूक्लिड का या फिर जो पोस्टुलेट है उसको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा, तो जिससे हम कहेंगे कि हमारा जम्पशन गलत था। तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं डी कि लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी। डी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यों, और सी है, सी तो गिवन ही है, गिवन सी इज मिड पॉइंट। तो सी मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी, और डी मिड पॉइंट है तो क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू बी डी। यहाँ से ये इतना हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, हम क्या था हमारा कि हमारा ए सी इक्वल्स टू बी सी था, और क्या था यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू बी डी। अगर हम इससे इसको माइनस कर दें तो यहाँ से ए डी माइनस ए सी और इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो फिगर से देखेंगे क्या आएगा हमारा। फिगर में अगर यहाँ पे क्या कर दें, ए डी माइनस ए सी कर रहे हैं तो सी डी बच रहा है, और इधर बी सी माइनस बी डी कर रहे हैं तो माइनस सी डी बचेगा। क्यों, क्योंकि छोटे में से बड़े को हम जब माइनस करते हैं तो हमारा माइनस बचता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इम्प्लाइज करेगा क्या, ए डी माइनस ए सी क्या हो जाएगा हमारा, क्या, सी डी, और एक ये छोटे में से बड़े को कर रहे हैं तो यहाँ से माइनस सी डी आ जाएगा। अब अगर तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारा सी डी इक्वल प्लस सी डी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। से टू सी डी इक्वल्स टू जीरो। अब सी डी इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, जीरो। यहाँ से देखिए सी डी इक्वल्स टू जीरो, मतलब डिस्टेंस सी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई हमारा, क्या, सी डी इक्वल्स टू जीरो आया। सी डी इक्वल्स टू जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दो डिस्टेंस है इसके बीच की जीरो है। जीरो डिस्टेंस मतलब कि वो दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, वो दोनों पॉइंट सेम है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया क्या कि सी और डी दो पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक मिड पॉइंट होता है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्या कह रहा है कि इसके और भी तरीके हैं, आप कर सकते हैं, ये हमने बता दिया आपको। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं जिसमें एक्जियम्स का यूज हो सकता है, इसमें एक्जियम का उतना यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन फिगर 5.10 इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। एक फिगर दिया गया हमारा, ये ए डी है, ये हमारा बी है, ये पॉइंट है हमारा सी, ये हमारा डी है। ये क्या दिया गया, ए सी इक्वल्स टू बी डी इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी। और तो हमको प्रूफ करना है क्या, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे हमको दिया गया है क्या, ए सी हमारा जो ये ए है, ये ए सी ये बी डी के बराबर है, ये इतना जो है इसके बराबर दिया गया है, गिवन है। ये हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या गिवन हमको, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये है डिस्टेंस। अगर हम इस बी सी को दोनों साइड से माइनस कर दें, हमारा एग्जाम क्या था कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर हम किसी सेम क्वांटिटी को दोनों साइड से अगर हम माइनस कर देते हैं, जो बचेगा वो भी हमारा इक्वल होगा। इक्वल क्वांटिटी में से सेम इक्वल क्वांटिटी को अगर हम माइनस करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो इक्वल। तो अगर ए सी और बी डी में से हम बी सी को माइनस कर दें, ए सी माइनस बी सी और बी डी माइनस क्या, बी सी, दोनों साइड से हम अगर बी सी को माइनस कर दें, यहाँ पे वजह ए सी में से बी सी निकालेंगे, क्या बचा, ए सी माइनस बी सी करेंगे, क्या इसमें से इतना निकाल दिए तो क्या बचा, ए बी बचा।
ए बी, इधर बी डी माइनस बी सी, बी डी में से और इधर बी सी को निकाल देंगे, क्या बचेगा हमारा अंदर सी डी। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, क्या ए बी इक्वल्स टू सी डी। कौन सा एग्जाम यूज किया कि अगर सेम को हम सेम से सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमाइंडर सेम आता है। 7 क्या कह रहा है कि वाई एक्जियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्जियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे नोट दैट ना क्वेश्चन इज नॉट, देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्जियम था हमारा फिफ्थ वाला, पोस्टुलेट नहीं, पोस्टुलेट तो पैरेलल लाइन वाला था, वो पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहा है। एक्जियम फिफ्थ वाला एक्जियम क्या था कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक्जियम जो हमारा था क्या कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको हम लोगों ने यूनिवर्सली क्यों एक्सेप्ट किया है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है ये? अगर आप इसको जनरल फील्ड से देखेंगे, मैथमेटिक्स से नहीं देखेंगे, तो भी ये आसान है कि ये दिखता एकदम यूनिवर्सली ट्रूथ। हम हर जगह इसको देख सकते हैं कि ये जो होल होता है वो, जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया था कि आपकी क्लास जो है वो आपके स्कूल का एक पार्ट है, और तो जो आपका स्कूल है वो आपकी क्लास से बड़ा है। तो इसी तरह हमको समझ में आता है कि जो पार्ट होता है वो हमेशा जो होल होता है उससे छोटा, मतलब होल जो होता है वो पूरी चीजें आधी चीजें से बड़ी होती हैं। इसी ये हमने, अगर हम मैथमेटिक्स में देखें, ये तो हमने बिना मैथमेटिक्स के रियल लाइफ में देखा कि से, और अगर हम लोग मैथमेटिक्स में देखें कि अगर हमारा जो 5 है, 5 क्या 5 होता है, अगर उसमें 2 उसका एक पार्ट है, क्योंकि 2 से मिलके बना हुआ है, 2 अगर +3 कर दें हम इसको क्या लिख सकते हैं 5। तो ये जो 2 है ये 5 का एक पार्ट है, ये 3 5 का पार्ट है। जो ये 2 और 3 है अलग अलग, ये क्या है 3 भी 5 से छोटा है और ये 2 भी 5 से छोटा है। तो जो हमारा पार्ट होता है वो हमेशा होल से छोटा होता है। एक एग्जांपल से और बताते हैं आपको। जो हमने आपको जब पहला चैप्टर बताया था तो उसमें नंबर सिस्टम में जब हमने बताया था कि रियल नंबर जो होता है, जैसे नेचुरल नंबर होता था हमारा, तो उसको होल नंबर में हम जब लिखते थे, होल नंबर को क्या था इंटीजर होता था। तो जो ये होल नंबर है ये क्या है इंटीजर का एक पार्ट है, इंटीजर का एक पार्ट है। तो जो हमारा इंटीजर होता था वो हमेशा होल नंबर से बड़ा होता था। या नेचुरल नंबर भी इंटीजर का पार्ट है, तो जो हमेशा नेचुरल नंबर होता था, नेचुरल नंबर का कलेक्शन वो हमेशा इंटीजर्स के कलेक्शन के कम होगा, मतलब छोटा होगा। तो इसी तरह क्या होता है कि होल जो होता है हमारा वो पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो करेंगे कल। जो हमने पढ़ा था यूक्लिड का 5th वाले जो पैरेलल लाइंस से था उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद उस एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, एक बार 2 बार आप इसको देख लीजिए, एक्सरसाइज हो गई है। थैंक यू।